अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर गुड एट योर होम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स याद से चेक करिएगा, उसमें क्लास 10 से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल लिंक्स आपको मिल जाएगी। हम जो है क्लास 10 का साइंस 2 का 4th चैप्टर माहौली हुस्न इंतज़ाम पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो लास्ट वीक, जो फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट वीक आ गया था। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करके वो पार्ट ज़रूर देखिए। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि माहौल क्या होता है, माहौली निज़ाम क्या होता है, जो दरख्त है, नबातात है और माहौल के दूसरे अज्जा है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है, किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। इस पार्ट में जो है हम देखने वाले हैं कि जो माहौल में जानदार है, स्पेशली जानवर जो है, अलग अलग स्पीशीज़ के, अलग अलग तरह के, अलग अलग जमातों के जो जानदार हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी चीज़ें जो है, कितने लोग कोशा है यानी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माहौल की आलूदगी का सबसे बुरा असर जो है वो जानदारों पर होता है, स्पेशली जानवरों पर होता है। जानदारों की दुनिया तनु से भरी हुई थी, जिसमें तरह तरह के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। सबसे पहले तो जानदार का मतलब जानवर नहीं होते। जानदारों में जानदार यानी जो लोग जो है सांस ले सकते हैं और अपनी जगह से हरकत कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग बचपन में पढ़ते हुए आए हैं कि जानदार क्या कहते हैं। उनमें जो है नबातात है, हैवानात है और इंसान तमाम का शुमार होता है। लेकिन जो ये जानदारों की दुनिया है, अगर अभी ने अगर पुराने पहले की बात करेंगे, पुराने दौर की बात करेंगे, अहद कदीम की बात करेंगे, तो दुनिया भर में तरह तरह के नबातात हैं, तरह तरह के हैवानात हैं। बहुत सारी स्पीसीज, मतलब हज़ारों लाखों में जो है तादाद है अलग अलग तरह के, अलग अलग ज़ात, अलग अलग जमातों के हैवानात और नबातात दुनिया में पाए जाते हैं। हमारी पिछली नस्लों से सुने हुए मखसूस हैवानात और नबातात जैसे कि डायनासोर वगैरह हमें आज नज़र नहीं आते। इनका ज़िम्मेदार कौन है? और यहाँ पर आप टाइप्स देख सकते हैं। बहुत सारे जो है एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी जो है ख़त्म हो गई है उनकी नस्लें। अब जो है इनकी नस्लें नहीं देखने मिलती है, जिसमें डायनासोर है, सेबर टूथ कैट है, जिसको आपने, अगर आप लोग जो है पत्थर के ज़माने का कोई कार्टून वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। ये डोडो है, गोल्डन टॉड है, ग्राउंड स्लॉथ और ये पिजन और मैमथ वगैरह, इसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये अहद कदीम में पाए जाते थे या इस तरह के। तो ये ख़त्म हो गए। इनका ज़िम्मेदार कौन है? एक हद तक इसका ज़िम्मेदार हम इंसानों को नहीं ठहरा सकते। मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं इंसान जिम्मेदार हो, लेकिन उस वक्त जैसे माहौल थे, जैसे पुराने ज़माने की बात करें अहद कदीम वगैरह की, तो उसमें आधे से ज़्यादा जानदारों की जो खुसूसियत जो ज़ातें हैं वो इसीलिए ख़त्म हो गई क्योंकि उस वक्त जो है आफात आते रहते थे, वोल्केनोस फटते थे उस वजह से, और जो है बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, उसमें जो है जानवरों की कई कई नस्ल पूरी पूरी तबाह हो जाती थी। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मूवीज़ में, कार्टून्स वगैरह में देखा भी है। कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी और मोरोसी फ़र्क, जानदारों की जमात की कई किस्में और मुख्तलिफ़ किस्म के माहौली निज़ाम, इन तमाम की वजह से इलाके में कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल होती है और इसको हयाती तनु कहते हैं। यानी हमारा जो माहौल निज़ाम है उसमें एक ही किस्म के एक ही जमात है। सपोज़ हम इंसानों की एक ही जमात है, लेकिन उसमें जो है हम अलग अलग खसूसियात की बिना पर, हमारी जेनेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से जो हमारे जीन में अलग अलग खसूसियात यानी मोरोसी फ़र्क यानी जो विरासत में हमें मिल रहे हैं, तो उन सब की वजह से हम लोगों में जो है थोड़ा थोड़ा फ़र्क सब में होता है। हम एक ही जमात में, लेकिन हमारे में फ़र्क है। जानदारों की भी इसी तरह जमातों की कई किस्में हैं। फिर माहौल के हिसाब से भी जो है हमारी जो है अलग अलग तरह की किस्में होती है। यहाँ हम जो इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ के लोग अलग होते हैं, अमेरिका के लोग अलग हैं। तो इस तरह से माहौल के हिसाब से भी जो है इंसान हो, जानवर हो, नबातात हो, सबकी जो है अलग अलग किस्म होती है। और यही माहौल का जो फ़र्क है, इसी की वजह से हमारी कुदरत को जानदारों की इतनी बड़ी दौलत हासिल हुई है, इतनी तरह की स्पीशीज़, इतनी तरह की जो है जमातें हमें मिली है। इसी को जो है हयाती तनु कहते हैं। हयात यानी जो जानदार है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका तनु यानी फ़र्क कहते हैं। तो हयाती तनु इसी को कहते हैं जो अलग अलग किस्म, अलग अलग माहौल की बिना पर इतने बड़े पैमाने पर जो हमें जानदारों की दौलत हासिल हुई है। इसमें जीनी तनु है, ग्रोही तनु और माहौली निज़ाम में तनु, ये 3 टाइप होती है। अगर आप लोग इंडिया के मुतालिक डिस्कवरी वगैरह में पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया बहुत, मतलब मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो इंडिया को जो है जंगलाती दौलत काफ़ी बड़े पैमाने पर हासिल है। तो इंडिया में ही 45,000 स्पीशीज़
के जो है प्लांट्स मौजूद है, यानी 45,000 अलग अलग किस्म के नबातात और 91,000, कम से कम बता रही 91,000 जो है जानवर अलग अलग किस्म के यहाँ मौजूद है। आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वो ज़रूर चेक करिए और अपने इंडिया के बारे में, अपनी वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़रूर मालूमात रखिए। अब जो है तनु के बारे में देखते हैं। सबसे पहले था जीनी तनु। एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तनु को जीनी तनु कहते हैं, यानी एक ही ग्रुप है, एक ही जैसे सिमिलर, जैसे हम इंसान ही है या फिर जो है आप किसी एक ही तरह के परिंदों का ग्रोह ले लेंगे, लेकिन उसमें जो है उनके जीन में, उनके डीएनए में कमी बेशी होने की वजह से, फ़र्क होने की वजह से उनमें थोड़ी थोड़ी सी जो है अलग सी खुसूसियत आती है, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो इसी फ़र्क को जो है जीनी तनु कहते हैं। मिसाल के तौर पर हर इंसान एक दूसरे से किसी कदर मुख्तलिफ होता है। अब बास पैदाइश के अमल में हिस्सा लेने वाले जानदारों में जीनी तनु कम हो तो धीरे धीरे इस जमात के ख़त्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। बास पैदाइश आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, यानी जो है तो जो बास पैदाइश यानी जो है अपने एक ही जानदार जो है वो अपनी अगली नस्ल को प्रोड्यूस करता है। तो बास पैदाइश का जो अमल है, इसमें जो है जो पहली नस्ल और दूसरी नस्ल है उनके बीच में जो फ़र्क है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर ये फ़र्क जो है बास पैदाइश के अमल में हिस्सा लेने वाले जो जानदार हैं उनमें ये जीनी तनु कम होगा, क्योंकि उनमें फ़र्क बहुत कम पैमाने पर नज़र आता है। तो उस वजह से जो ये जीनी तनु है उसमें कम होने की वजह से जो है उस जमात में ख़त्म होने का ख़तरा भी पैदा हो जाता है। अब ग्रोही तनु देखते हैं। कुदरत में जानदारों के बेशुमार ग्रोह दिखाई देते हैं, इसी को ग्रोही तनु कहते हैं। बेशुमार अलग अलग किस्म के जानवर है, हिरन का ग्रोह है, घोड़ों का ग्रोह है, शेर है, लोमड़ी है, गधा है, राइनोज है, एलिफेंट्स है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के बहुत सारे जानवर जो है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ की नबातात हम दिखाई देते। तो ये जो पर्टिकुलर एक ग्रुप है, ग्रोह है, इसको जो है ग्रोही तनु कहते हैं। नहीं, पूरा ग्रुप के तौर पर जब हम उनसे लेंगे तो हम इसे ग्रोही तनु कहेंगे। ग्रोही तनु में नबातात है, खुर्दबीनी जानदार, इनके अलग अलग टाइप्स का शुमार होता है। अब माहौली निज़ाम में तनु, ये काफ़ी जो है अलग, थोड़ा ये बहुत ही मेन टॉपिक है इस बायोडाइवर्सिटी यानी हयाती तनु का। हर खित्ते में कई माहौली निज़ाम होते हैं। एक अगर आप जो है एक स्टेट ही देख लोगे, उस स्टेट में भी जो है अलग तरह के आपको माहौली निज़ाम मिलेंगे। शुमाल की तरफ थोड़ा अलग होता है, जुनूब की तरफ थोड़ा अलग होता है, मशरिक थोड़ा अलग, मगरिब थोड़ा अलग। तो एक ही खित्ते में कई तरह के माहौली निज़ाम होते हैं। किसी भी खित्ते में हैवानात और नबातात, उनके मस्कन यानी रहने की जगह और माहौल में फ़र्क, उनके ताल्लुकात से माहौली निज़ाम बनता है। यानी जो भी खित्ते में जिस तरह के हैवानात और नबातात पाए जाते हैं, उनके रहने की जगह, उनका मस्कन जो है वो और वहाँ के माहौल में फ़र्क, इन सब से जो है माहौली निज़ाम बनता है। और हर माहौली निज़ाम में हम जानते हैं कि हैवानात, नबातात, खुर्दबीनी जानदार और गैर जानदार अज्जा जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि जो है हमने इससे पहले पढ़ा भी है, कुदरत और इंसान का दो अलग अलग माहौली निज़ाम होता है। तो माहौली निज़ाम अलग होने की वजह से, माहौल आपका इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से जो है वहाँ के हैवानात, नबातात, इंसान सब में जो है फ़र्क आता है और यही फ़र्क जो है वो माहौली निज़ाम में तनु कहलाता है। अब यहाँ पर जो है क्या आप जानते हैं कि एक साइड हेडिंग दी गई है, देवराई यानी सैक्रेड ग्रुप। किसी भी देवता के नाम पर मुख्तिस कर दिया, यानी किसी भी देवता, स्पेसिफिक देवता के नाम पर जो है उस जगह को सिक्योर कर दिया गया और मुकद्दस समझे माने जंगल को देवराई कहते हैं। यानी कई जो है अलग अलग मजहबी पेशवाओं का, मजहबी लोगों का मानना है कि कुछ जंगलात है जो इन पर्टिकुलर देवता के नाम पर है और वो जंगलात हमारे लिए बहुत मुकद्दस है। तो ऐसी जंगलात को देवराई कहा जाता है। इन रिवायती जंगलात की निगहदाश्त हुकूमत या उनका महकमा जंगलात नहीं करता है, बल्कि जो लोगों की वो मान्यता है, जो लोग वो मानते हैं, ऐसे समाज के ज़रिए ये जगह जो है संभाली जाती है। देवता के नाम पर होने की वजह से इसको जो एक अलग किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लोग रिलीजियस होता है तो लोग मुकद्दस समझ कर भी और एक अपनी अलग शिद्दत से जो है उसकी हिफाजत करते हैं। सपोज भारत के मगरबी घाट में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसे घने जंगलात के झुंड मौजूद है। और जब आपकी टेक्स्ट बुक बनी थी उस वक्त 13,000 थे, बट अगर आप अभी गूगल करेंगे तो कम से कम 14,000 ऐसे देवराई जंगल जो है वो पूरे भारत में मौजूद है। यहाँ आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 2,837 देवराई जंगलात जो है मौजूद है और जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग तादाद में मौजूद है। टोटल 14,000 के आसपास जो है देवराई जंगल भारत में मौजूद है। और इस वजह से जो है देवराई जंगलात, जब हम रिलीजियसली कोई चीज़ देखते हैं, मजहबी नुक्ता नज़र से देखते हैं, तो हम उसमें एक अलग शिद्दत से, एक अलग नज़रिए से उसकी हिफाजत में लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है लोगों की मान्यताएं भी होती है और जो है जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है।
अब ये झेल में अलामतें दी हुई है, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इन अलामतों का मतलब तलाश कीजिए। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पेपर में ये पूछा जाता है। मतलब अब तक साइंस 2 के पेपर्स में इसमें क्या करना रहता है आप लोगों को कि आप लोगों को जो है तस्वीरें दी जाएगी, पेपर में भी इवन 2 या 3 तस्वीरें दी जाती है। आपको उसके बारे में जो है लिखना है कि वो जो है तस्वीर उससे क्या मायने निकलता है, और उसके मुतालिक जो है कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स लिखने जो उसका मतलब पूरी तरह से वाज़ेह कर दे। तो अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो ये हफ्ते में ही इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। उसमें आप लोग को एकदम डिटेल में इसका आंसर मिल जाएगा, ताकि आप लोग जो है उसे लिख भी लें और याद करके पेपर में अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। पहली तस्वीर जो है वो है रिसाइकिल की, यानी कि जो है हम अपना जो कचरा है और कचरे को जो है रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, ताकि जो है हम अपने माहौल में आलूदगी कम से कम कर सकें। इसके लिए जो है सूखा कचरा, गीला कचरा और प्लास्टिक वगैरह जो है अलग अलग 3 तरह के डस्टबिन बनाए जाते हैं। ये वजह से कि हम जो है जब हम तीनों अलग अलग करते हैं तो जो गीला कचरा है उससे हम खाद बना देते हैं, वो हमारे नबातात के लिए यूज़ हो जाती है। उसके बाद जो सूखा कचरा है उसके लिए कारखाने अलग बनाए गए हैं उसको रीयूज़ करने के लिए। सब जैसे पेपर है तो पेपर को जो है पानी में और दीगर केमिकल्स के साथ मिलाकर उसको जो एकदम नरम करके उससे कई सारी क्रिएटिव चीज़ें बनाई जा सकती, जो आप लोगों ने शायद बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में देखा होगा। और जो है प्लास्टिक वगैरह है उसके लिए अलग फैक्ट्री है, मेटल्स वगैरह जो है उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग फैक्ट्रीज़ में। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरीक़ों से हम रीयूज़ कर सकते हैं ताकि माहौल में आलूदगी कम हो। उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है वो है सेव वाटर की, और इसके मुतालिक जो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि पानी कितना ज़रूरी है, पानी को बचाना चाहिए। यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं सेव वाटर की, नीचे भी आप देख सकते हैं कि वो जो है नल को बंद कर रहा है। तो इससे जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी जगहों पर कितना पानी वेस्ट कर लेते हैं ये बताया गया है। और आप लोग जो है मतलब लिख सकते हैं इस तरह से कि जो है अपनी रोज़मर्रा की एग्जांपल लेके, सपोज़ हम ब्रश कर रहे हैं उस वक्त थोड़ा पानी कितना बह जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जो हम पूरे महीने भर में कितना पानी वेस्ट कर देते हैं, नहाते वक्त है, बर्तन धोते वक्त, कपड़े धोते वक्त। तो इस तरह से जो है पानी का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी भी जो है महदूद है, हम पानी बना नहीं सकते अपनी तरफ से, तो इसलिए हमें उसका बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है आपको ब्लू कलर की एक तस्वीर दिख रही होगी जिसमें वो डस्टबिन में कचरा फेंक रहे हैं। तो ये जो है वो सफाई मुहिम की तरफ हमारे जो है इशारा है इस तस्वीर में, कि हम जो है अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंकें, यहाँ वहाँ ना फेंकें, यहाँ वहाँ ना थूकें, और उस तरह से जो है हम अपने माहौल को बचा सकते हैं, आलूदगी को कम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप लोगों को चार्जर प्लस ये पत्ता दिख रहा होगा, ये जो है ग्रीन एनर्जी यानी जो सब्ज़ तवानाई, जो हम 5th चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी तरफ इशारा है कि जो है अलग अलग रिसोर्स से जो बिजलियाँ बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है, उससे बेहतर है कि हम सोलार एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो है ग्रीन एनर्जी में भी बहुत से टाइप्स आती है, तो उसका इस्तेमाल करें। और ये जो साइकिल बनी हुई है इसका मतलब है कि हम जो है आमदोरफ्त के जो ऐसे ज़राए हैं जिनसे माहौल में आलूदगी फैलती है, स्पेशली जो है हवा की आलूदगी और सूती आलूदगी फैलती है, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। साइकिल चलाएं, साइकिल से, और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बस, ट्रेन, जिसमें लोग एक साथ बड़े पैमाने पर ट्रैवल करते हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करें, ताकि अगर लोग सिंगल सिंगल जो है अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालेंगे तो बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ निकलेगी, धुआं निकलेगा, माहौल आलूदा होगा। तो एक ही बस चले और उसमें कई लोग सफ़र कर ले तो वो बेहतर है। तो साइकिल चलाएं ताकि बिल्कुल आलूदगी ना हो। इसके लिए कई सारी मुहिम भी निकाली गई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में। तो इस तरह इन 6 तस्वीरों के मायने निकलते हैं। मैं इंशाल्लाह डिटेल में इसके वीडियो ज़रूर लाऊंगी। अब देखते हैं हम हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो कामयाब नस्ल के जानदारों की हिफाजत करना। ऐसी जो है स्पीशीज़, ऐसी जो जानदार है, ऐसी जमात है जो बहुत कम बचे हैं, जैसे सपोज़ डॉल्फिन्स हो गई और टाइगर्स है, लायंस है। तो ऐसी जो अलग अलग जमात है, ऐसी ज़ात की जो जानवर है, उनकी हिफाजत जो है बहुत ज़रूरी है। और उसकी हिफाजत के लिए जो है हम कौमी बागात है, तहफ़्फ़ुज़गाह है, यानी जो सेंचुरीज़ होती है परिंदों के लिए, और ज़ू और अलग अलग तरह के जो तहफ़्फ़ुज़गाहें बनाई जाती है, यानी ये एक जो पर्टिकुलर एरिया, जंगलात में भी जो है एक एरिया कुछ पर्टिकुलर बाउंड्री कर दी जाती है कि ये एरिया जो है इस जानदार के लिए तहफ़्फ़ुज़गाह है, यहाँ पर शिकार खेलना मना है और आप लोग जो है यहाँ नहीं जा सकते। फिर कुछ इलाके महफूज हयाती इलाकों के तौर पर मुख्तस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताई कि जंगल में भी जो है एक जंगल को पर्टिकुलर कर दिया जाता है, जैसे सुंदरबन का इलाका है, वहाँ पर जो है मतलब बाउंड्री कर दी गई है कि ये इलाका जो है वो टाइगर्स के लिए, यहाँ पर शिकार खेलना मना है, यहाँ पर आप लोग जा नहीं सकते।
ताकि उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे और उनकी जो बची कुछ नस्ल है उसे हम महफूज कर सकें। मखसूस नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास तरह के प्रोजेक्ट शुरू करना, महकमा जंगलात और सरकार जो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट, सेफ़ टाइगर्स हो गया, सेफ़ एनिमल, सेफ़ डॉल्फिन्स, इस तरह से जो अलग अलग कैंपेन्स आते रहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। हैवानात और नबातात की हिफाजत करना हम अपने लेवल पर भी कर सकते हैं, सरकार भी करती है। कवानीन जो बनाए गए हैं, शिकार ना खेलें और उनकी तस्करी ना करें, इन तमाम पर जो है अमल करिए। और रिवायती मालूमात को दर्ज करके रखना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो इस पर रिसर्च करते हैं और जितनी भी जो है उनको मालूमात जिस तरह से मिलती है उसे दर्ज करके महफूज रख दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारी ये नस्ल ख़त्म हो गई तो आगे वाली आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उन्हें इन जानवरों के बारे में, इन जानदारों के बारे में पता चलता रहे। तो ये 7 तरीके जिस तरह से हम हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अब इन तहफ़्फ़ुज़ के अलावा जो है रज़ाकार इदारे यानी NGOज़ हैं बहुत सारे, जो हमारे नबातात व जानवरों की हिफाजत करते हैं। सिर्फ नाम दिए गए हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताए गए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो मुंबई में है वो CPR इन्वायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन इन्वायरमेंट दिल्ली और चिपकू सेंटर तहरी गढ़वाल, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, केरल शास्त्र साहित्य परिषद यानी केरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तिरुवनंतपुरम, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पूना, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद। ये जो है NGOज़ माहौल के लिए, नबातात जानदारों के लिए जो है मदद करते हैं। ये तो हो गया नेशनल लेवल का, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है बहुत से ऐसे इदारे हैं जो पूरी दुनिया भर में जो है ख़त्म होने वाली जो स्पीशीज़ है उनके लिए जो है काम कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसका सदर दफ्तर जो है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और अगर आप लोग इसकी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, बिल्कुल चेक करिए। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने जो है बहुत अच्छे से काम किया और जो जमात बंदी जो है इन्होंने जानदारों की बहुत अच्छे से की, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, इसका सदर दफ्तर हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी मुतालिक जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, सदर दफ्तर जो है इनका नैरोबी केनिया में, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नबातात को जो है काव करके यानी उसको तराश कर जो है इनका नाम लिखा गया UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये भी जो है यूनाइटेड नेशन का है और इसका जो सदर दफ्तर है वो न्यूयॉर्क में मौजूद है। ये जो है वाइल्ड लाइफ जो है जंगली जानवर उनकी हिफाजत में काम करता है। उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसका सदर दफ्तर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, ये जो है जो परिंदे हैं और उस तरह की जो है अलग अलग स्पीशीज़ उनके लिए काम करता है। फिर सब्ज़ आबो हवा फंड यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड, सोंगडो जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया में इसका सदर दफ्तर हेडक्वार्टर मौजूद है। अब ये तो हो गए अलग अलग इदारे, लेकिन माहौल के ताल्लुक से सबसे जो काम करने वाला सबसे बड़ा ग्रोह, सबसे बड़ा इदारा जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ग्रीन पीस। और इसमें जो है 26 अलग अलग कंट्रीज़ के 25 लाख से ज़्यादा अफराद जो उसके मेंबर हैं और पूरी दुनिया भर में जो है इन लोग काम करते हैं। अब ये हो गई NGOs करते हैं, लेकिन हमारा माहौल में क्या किरदार है? तो हम माहौल में काबू किस तरह कर सकते हैं? नुकसान रोकना, नुकसानदेह अमल को रोकना, अपनी जहनियत बदलना। हम डेली लाइफ में भी ना चाहते हुए बिल्कुल ऐसी मतलब अनजाने में ही सही किस तरह से जो है माहौल को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उनको रोकना, अपनी जहनियत बदलना, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक जो है अपने आसपास लोगों में बेदारी पैदा करना। उसके बाद निगहदाश्त में जो दस्तियाब वसाइल है, जैसे हमारे अब हम अपने छोटे लेवल पर देखें तो पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और जो है हवा को नुकसान ना पहुँचाए, हवा को आलूदा ना करे, तो इन सब जो दस्तियाब वसाइल हमारे पास है उसे हम संभालें, हम उसकी हिफाजत करें, उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करें। उसके बाद पैदा करना, तो माहौल में नुकसान उठाने वाली चीज़ों को दोबारा ज़िंदगी देना है, रिसाइकिल और तामीर नौ के लिए कोशिश करना। और उसके बाद पाबंदी है तो मुमकिन धोखे को रोकना, नए प्रोग्राम्स बनाना, माहौल को नुकसान पहुँचाने वाले जितने अज्जा हैं उनको रोकने की कोशिश करें। और हिफाजत किस तरह कर सकते हैं? जो कुछ हमारे पास बचा, जो ख़त्म हुआ, लेकिन अब जो बचा है उसकी हिफाजत के लिए सोचो। जो नुकसान पहुँचने वाली चीज़ है तो उससे हमें दोबारा नुकसान ना हो, उससे जो है हमें दोबारा किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ऐसी तदबीर करना, यानी ऐसे आइडियाज़ लाना, प्रोजेक्ट्स शुरू करना। फिर नामालूम इलाकों को संभालना, ऐसी जो जगह है जहाँ पर बड़े पैमाने पर हयाती तनूं मौजूद है लेकिन हमें जानते नहीं है, इतनी वो जो है इतनी पॉपुलर नहीं है, तो ऐसी जगहों पर उनको ढूंढना, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना।
अब इसको एडवर्टाइज़ कैसे कर सकते हैं, तशहीर कैसे कर सकते हैं, लोगों में कैसे पहुंचा सकते हैं? सबसे पहला ज़रिया होगा तालीम। अब अगर तालीम हासिल करें, सपोज आप लोग अपनी एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने के बाद आप लोगों के दिल में एक माहौल से रिलेटेड एक बात आएगी कि हमें हमारे माहौल की तहफ़्फ़ुज़ करनी। तो तालीम सबसे पहला ज़रिया है। फिर रहनुमाई, अलग अलग NGOs, लेक्चर्स, काउंसलर्स, वीडियोस बेदारी पैदा करती है लोगों में। तकलीद है, तंजीम है, अमली तौर पर शिरकत भी करते हैं कई लोग। तो इस तरह से जो है माहौल में हमारा ये किरदार है, हमें जो है इसके लिए काम करना चाहिए। अब हयाती तनों के हसास इलाके से कहते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी पूरी दुनिया में ऐसी जगह जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत यहाँ पर जो है हयाती तनु पाया जाता है। और ये जगह जो है यहाँ पर कमियाब नस्ल के जानदार भी खुसूसन पाए जाते हैं। दुनिया में ऐसे 34 मकाम है। अभी इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक शायद 36 हो गए वो। 34 मकामात का इंदराज हयाती तनु के हसास इलाकों के तौर पर किया गया है, जो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं बहुत अच्छे से। एक वक्त था जब दुनिया का इलाका 15.7% हिस्से पर ही था, लेकिन इसका जो है 86% जो है बर्बाद हो चुका है, यानी 15.7% का 86% बर्बाद हो चुका है। और अब सिर्फ 3.2% जो है वो पूरी दुनिया में हसास इलाकों की ज़मीन बची है। इसमें जो है कम से कम 1,50,000 तरह की तो नबातात का शुमार होता है। और ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर 50%, मतलब आधे से ज़्यादा जो अक़साम है वो हसास इलाकों में पाई जाती है। और काफ़ी सेंसिटिव एरिया, काफ़ी सारी उसमें जो है तबाह भी हो चुकी है। ये भारत की बात करें तो इसमें 135 किस्म के हैवानात में से तकरीबन 85 अक़साम शुमाल मशरक़ी रियासती जो जंगलात है, जो बंगाल वगैरह का भी इलाका है, तो असम, बंगाल, और वहाँ पर जो है कई सारी तहफ़्फ़ुज़गाहें भी मौजूद है। तो उन्हीं में जो है पूरे 135 में से 85 तो उसी एरिया में पाए जाते हैं। फिर मगरबी घाट को देखेंगे, वेस्टर्न घाट जो है उनमें जो इलाकाई नबातात जो है उनकी 1500 से ज़्यादा अलग अलग टाइप की किस्में मिलती है। दुनिया की कुल नबातात की तकरीबन 50,000 अक़साम जो है वो भारत की इलाकाई अक़साम है, यानी भारत में जो है बहुत बड़े पैमाने पर डाइवर्सिटी मौजूद है, हयाती तनु मौजूद है। अब लेकिन मौजूद है, लेकिन उसमें भी जो है बहुत से ख़तरात हैं। 3 मेन ख़तरात जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन 6 स्टेट में जो है मगरबी घाट बड़े पैमाने पर फैला है। आप मैप में देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स काफ़ी फेमस है, ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। इसे जो है यूनाइटेड नेशन के जो यूनेस्को ने जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज में जो है उसे शामिल भी किया है। तो ये जो घाट है ये तहजीबी लिहाज से भी काफ़ी अहमियत कामिल है और जोग्राफिया लिहाज से भी। तो यहाँ पर कानकुनी की सनत यानी माइनिंग की जाती है और कुदरती गैस की तलाश के लिए जो है काम शुरू किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान पहुँचता है और वहाँ की जो अलग अलग नबातात और जानदार है उन्हें ख़तरा भी लाहक है। यहाँ पर जो स्पेशली शेर, बब्बर और जंगली बैल जो है उनका वजूद ख़तरे में आ गया है। उसके बाद आसाम में मानस तहफ़्फ़ुज़गाह है, जहाँ पर बंद यानी डैम और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से जो है नुकसान हो रहा है। और उस वजह से यहाँ पर जो शेर और एक सींग वाले गेंडे यानी राइनोसोर्स की खतरे जो किस्में हैं उन्हें खतरे का लाहक है, मतलब उनकी जो स्पीशीज़ है वो डेंजर में है। और मगरबी बंगाल में जो सबसे बड़ा हमारा दलदल जो है सुंदरबन की तहफ़्फ़ुज़ डेल्टा इलाका जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है सुंदरबन, वहाँ पर जो है ये तहफ़्फ़ुज़गाह शेरों के लिए महफूज है। स्पेशली बंगाल के जो शेर है वो उनके लिए महफूज है। लेकिन बंद बनाना, दरख्तों की कटाई करना, मछलियों का शिकार करना और खोदी जाने वाली खंदकें यानी जो वहाँ पर माइनिंग का काम हो रहा है, कानकुनी का काम हो रहा है, इसकी वजह से जो वहाँ के शेरों के लिए और दूसरे जानदारों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया है। और आप लोग जो अगर इसे यूट्यूब पर चेक करेंगे तो आप लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब जो है खतरे से 2-4 नस्लों की जमातबंदी किस तरह की गई है, 3 टाइप दी हुई है। सबसे पहले खतरे से 2-4 नस्लें, यानी इन नस्लों की तादाद बहुत ही कम रह गई है और इनका जो है रिहायशी इलाका जो मस्कन है, जो रहने की जगह, वो इतना महदूद है, इतना कम है कि अगर खुसूसी मनसूबाबंदी नहीं की जाएगी तो अगर अब भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के जो है ये नस्लें ख़त्म हो सकती। जैसे एक एग्जाम्पल इसकी दी गई है लायन टेल बंदर, जिसकी किस्म आप तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत ही मखसूस और बहुत ही महदूद इलाके में पाया जाता है। उसके बाद दूसरी किस्म आती है नादिर नस्लें। इन नस्लों की तादाद बहुत कम है और ये नस्लें जो है एक ही मखसूस मकामात पर होने की वजह से नहीं है, पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, बस एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है। अगर वो वहाँ से ख़त्म हो गई तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे रेड पांडा है और कस्तूरी हिरन, ये जो है इसकी मिसालें हैं। उसके बाद हसास नस्लें, इनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है और ये मुसलसल कम होती जा रही है। अगर इनकी तादाद में मुसलसल कमी रही
तो इनकी नस्लें जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी। जैसे पट्टे वाले टाइगर, स्ट्रिप्स टाइगर जो हमारे नॉर्मल होते हैं, और शेर बब्बर जो है आप लोग देखेंगे इवन इंडिया में लायंस और टाइगर की तादाद बहुत जल्दी कम होती जा रही है, इसलिए सेव टाइगर सेव लायंस के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। उसके बाद गैर मुतय्यन नस्लें, ये मेरी फेवरेट है, इतनी खूबसूरत, मैंने सच में पहली बार देखी है। इन जानवरों की मखसूस आदतों की वजह से इन नस्लों को खतरा है। लेकिन जैसे यहाँ पर जो है गिलहरी की मिसाल दी गई, तो ये शर्माती है, इस वजह से लोगों के सामने नहीं आती। तो इनकी जो आदत होती है, यही छोटी छोटी अलग आदत जो है वो इनकी नस्लों को ख़तरा पहुँचाती है। और ऐसी नस्लों के बारे में कोई ठोस किस्म की मालूमात मौजूद ही नहीं है। जैसे ये शेकरू गिलहरी है, जिसे बिग स्क्वेरल कहा जाता है, ये जो है इसमें शर्माने की आदत मौजूद है। इस वजह से वो लोगों के सामने ही कई जो है अगर कोई जानदार कोई देख लेती तो फट से आगे छुप जाती है अपने बिल में। इस वजह से जो है इसकी मालूमात ही नहीं हमें हासिल है, और ये वजह से जो है इनकी नस्लों को ख़तरा हो रहा है। अब 22 मई का दिन जो है वो बैनुल अक़वामी यौम हयाती तनू यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। और ये जो है IUCN यानी कुदरत की तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी तंजीम है, इसके मुतालिक हमने पीछे पढ़ा। इन्होंने मुख्तलिफ़ ख़तरों में आई हुई जंगलाती ज़िंदगी की नस्लों की एक फ़हरिस्त बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो इस फहरिस्त में गुलाबी रंग के जो सफ़ात पर ख़तरे से 2-4 नस्लें हैं, और हरे रंग के सफ़ात पर ऐसी नस्लें जो पहले ख़तरे में थी लेकिन अब जो है वो सेफ़ हो गई है। यही नहीं, दूसरे कलर से भी इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इंडिकेट की है, जो है आप फहरिस्त देख सकते हैं। तो आप लोग वो लिंक ज़रूर चेक करिए जाकर, वो फहरिस्त पढ़िए और अपने माहौल की तहफ़्फ़ुज़ के काम में लगी आइए। अब ओवरऑल हमने इस सबक में क्या पढ़ा कि दरख्तों का खात्मा जो है वो हम सबका खात्मा है। तो माहौल को बचाइए, पेड़ लगाइए, जंगल की दौलत जो है वो असली दौलत है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जो है हम तालीम से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में पहुंचा सकते हैं। कागज़ की किफ़ायतशारी यानी हम जो है पेपर्स को ध्यान से यूज़ करें और दरख्तों को कटने से बचाएं, क्योंकि दरख्तों से ही पेपर्स बनते हैं। दुनिया में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, तभी इंसान की तरक्की होगी और सेहत की शाह चाबी साफ़ हवा साफ़ पानी, यानी हमारी सेहत जो है वो साफ़ हवा साफ़ पानी मिलने से ही बरकरार रहेगी। तो आप लोग जो है हम सब जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ में लग जाए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स, बाकी भी साइंस के क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आएंगे। होप यू गाइज लाइक इट। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे ज़रूर कमेंट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।